Hello students, welcome to B2 Learning. Myself Devin Kataria and I am your physics mate. So beta, I welcome you all to the lecture of pseudo force and to be honest बेटा ये एक वैसी फोर्स है जिसको समझना थोड़ा सा तो मुश्किल है, करेक्ट, और इसका एप्लीकेशन भी थोड़ा सा अच्छा है, बट आई प्रॉमिस कि आपको बहुत आराम से प्यार से समझाता हूँ, ठीक है, मुश्किल नहीं आएगी। सबसे पहले ये समझो बेटा कि ये सूडो फोर्स लगती कहाँ पर है और क्यों लगती है। तो जब हम सूडो फोर्स की बात करते हैं बेटा, तो कुछ फ्रेम्स ऐसे होते हैं जो एक्सेलरेटेड होते हैं, करेक्ट। जैसे हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस की बात करें, फ्रेम ऑफ रेफरेंस मतलब जहां से हम ऑब्जर्व करते हैं चीज़ों को, करेक्ट। तो मैं जहां से देख रहा हूं वो मेरा फ्रेम है, वो फ्रेम एक्सेलरेटेड भी हो सकता है और नॉन एक्सेलरेटेड भी हो सकता है। अगर उसका एक्सेलरेशन जीरो है, नॉन एक्सेलरेटेड है, तो मैं बोलूंगा कि वो मेरे लिए एक इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। बोले ठीक है सर। उसी की जगह अगर एक फ्रेम ऐसा है जिसका एक्सेलरेशन नॉन जीरो है यानी एक्सेलरेटेड है, तो मेरे लिए वो फ्रेम बन जाएगा नॉन इनर्शियल फ्रेम। बोले ठीक है सर, मतलब फ्रेम दो तरह के हो गए, एक इनर्शियल और एक नॉन इनर्शियल। इनर्शियल का मतलब वो हो गया जिसका एक्सेलरेशन जीरो हो, नॉन इनर्शियल वो हो गया जिसका एक्सेलरेशन नॉन जीरो हो। बोले ठीक है सर, यहां तक तो बात समझ में आ गई। अब बेटा क्या होता है, ये जो नॉन इनर्शियल फ्रेम होते हैं ना, इनके अंदर लॉज ऑफ मोशन फेल हो जाते हैं, यानी कि जो मैकेनिक्स के बेसिस है, फाउंडेशंस है, यानी लॉज ऑफ मोशन, दे आर ओनली एप्लीकेबल इन इनर्शियल फ्रेम्स, नॉट इन नॉन इनर्शियल फ्रेम्स। तो नॉन इनर्शियल फ्रेम में उनको वैलिडेट करने के लिए हम एक इमेजिनरी फोर्स का यूज करते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, सूडो फोर्स कहते हैं। बोले ठीक है सर, मतलब ये बेटा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि व्हेन यू टॉक अबाउट सूडो फोर्स, इट इज बेसिकली, देखो कीवर्ड्स पे ध्यान देना, इट इज बेसिकली एन इमेजिनरी फोर्स। सबसे पहले तो ये रियल नहीं होती, इट्स एन इमेजिनरी फोर्स, ठीक है, विच इज यूज फॉर द वैलिडेशन ऑफ लॉज ऑफ मोशन, यानी लॉज ऑफ मोशन को वैलिडेट करने के लिए, दैट टू इन अ नॉन इनर्शियल फ्रेम। यानी नॉन इनर्शियल फ्रेम यानी ऐसा फ्रेम बेटा जिसका एक्सेलरेशन नॉन जीरो हो, ऐसे फ्रेम में लॉज ऑफ मोशन को वैलिडेट करने के लिए जो भी फोर्स का यूज किया जाता है इमेजिनरी का, उसे हम कहते हैं सूडो फोर्स। बोले ठीक है सर, ये बात समझ में आ गई। यानी इतना क्लियर हो गया कि लॉज ऑफ मोशन एक तो नॉन इनर्शियल में वैलिडेट नहीं होते, उनको वैलिड करना है तो उसके लिए इमेजिनरी फोर्स यूज करनी है, उसी को क्या बोलेंगे, सूडो फोर्स बोलेंगे। बोले ठीक है सर, डेफिनेशन तो समझ में आ गई, अब मैथमेटिकली और समझो। बिल्कुल समझाता हूं, देखो सुनते जाना। देखो जहां तक मैंने सूडो फोर्स की बात की, सूडो फोर्स का बेटा जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन निकल के आता है एफपी, सुनते जाना मेरी बात ध्यान से, वो निकल के आता है बेटा एम, बल्कि इसको थोड़ा सा और लिखते हैं मैथमेटिकली, माइनस एम इंटू कितना, ए एफ। बेटा ये निकल के आएगा। आप बोलोगे कि सर इसमें कौन सी चीज़ क्या है, ये कैसे समझ में आएगा। मैंने कहा मैं समझाता हूँ। बेटा यहाँ पर सबसे पहले ये जो m है, इस m का मतलब होता है मास ऑफ बॉडी ऑन विच सूडो फोर्स इज अप्लाइड। भाई सूडो फोर्स एक तरह की फोर्स है, आप इसको कहीं ना कहीं तो अप्लाई करोगे, तो जिस बॉडी पे सूडो फोर्स लगाएंगे बेटा, है ना, उसी को, बॉडी के मास को अपन क्या बोलेंगे, एम बोल देंगे। बोले ठीक है सर। ए एफ, बेटा एफ का मतलब ही क्या होता है, फ्रेम। सो इसका मतलब है एक्सीलरेशन ऑफ फ्रेम, यानी हम जिस फ्रेम की बात कर रहे हैं, कौन से फ्रेम की, नॉन इनर्शियल फ्रेम की, उसके एक्सेलरेशन की बात कर रहे हैं, उसी को क्या बोलोगे, ए एफ। और बेटा सबसे इंपॉर्टेंट, ये जो माइनस साइन दिखाई दे रहा है ना, इस माइनस का मतलब ये होता है कि जो सूडो फोर्स है, ठीक है, ये जो सूडो फोर्स है, एफ पी वैक्टर एक्स ऑपोजिट टू एक्सेलरेशन ऑफ फ्रेम। यानी फ्रेम अगर आगे की तरफ एक्सेलरेट हो रहा है तो सूडो फोर्स पीछे लगेगी, अगर एक्सेलरेशन फ्रेम का इधर है तो सूडो फोर्स ऑपोजिट में लगेगी। बोले ठीक है सर, इतनी बात भी समझ में आ गई। यानी अभी तक मैंने बस आपको सूडो फोर्स का थ्योरेटिकल और मैथमेटिकल मतलब समझाया कि एक तो भाई ये क्या काम आती है, लॉज ऑफ मोशन को वैलिडेट करने के लिए। कौन से फ्रेम में, नॉन इनर्शियल फ्रेम में। नॉन इनर्शियल मतलब जिसका एक्सेलरेशन नॉन जीरो। बोले ठीक है सर। मैथमेटिकली एफ पी वैक्टर का फॉर्मूला है माइनस एम इंटू एफ, जहां पे माइनस ये शो करता है कि एक्सेलरेशन ऑफ फ्रेम जिधर भी होगा सूडो फोर्स उसके उल्टे डायरेक्शन में लगेगा। एम का मतलब है मास ऑफ बॉडी जिस पे सूडो फोर्स लगाना है, एंड ए एफ मीन्स एक्सेलरेशन ऑफ द फ्रेम, नॉन इनर्शियल फ्रेम जिसके रेस्पेक्ट में हम देख रहे हैं।
बोले ठीक है सर, इतनी बात समझ में आ गई, इसको सवाल में कैसे लगाएंगे? मैंने कहा बिल्कुल बेटा, वो ही हमें सीखना है। तो मैं अब आपको इसको क्वेश्चंस पे अप्लाई करके दिखाता हूं कि हाउ टू यूज इट, वेयर टू यूज इट। करेक्ट? आप एक बार के लिए इतना सा पार्ट है ना, पॉज करके क्लास को एक बार इतना पार्ट कॉपी कर लो, ठीक है? इतना पार्ट अच्छे से कॉपी कर लो, फिर मैं आपको एग्जाम्पल समझाता हूँ, राइट? तो यू पॉज इट, कॉपी इट, मैं आगे बढ़ता हूँ बेटा। देखो जरा, हम शुरू करते हैं बेटा एग्जाम्पल से, एक एक करके बहुत आराम से, है ना, कोई हड़बड़ी नहीं है। हाँ, एक चीज जरूर ध्यान रखना, सूडो फोर्स का इस्तेमाल हमें केवल कब करना है, जब आपके पास कोई कार्ट हो, कोई बॉक्स हो, ट्रक हो, वेज हो और वो एक्सेलरेट कर रहा हो और उसके ऊपर कुछ रखा हो या उसके अंदर कुछ रखा हो। मतलब एक एक्सेलरेटेड फ्रेम के अंदर या ऊपर अगर कोई बॉक्स रखा है और उससे रिलेटेड कुछ कुछ पूछ लिया, तो समझ जाना कि अपने को किसका इस्तेमाल करना है बेटा, सूडो फोर्स का इस्तेमाल करना है, अदरवाइज नॉट रिक्वायर्ड। बोले ठीक है सर, ऐसा ही करते हैं। अब देखो सवाल में बोला गया है, अ पेंडुलम इज हैंगिंग फ्रॉम अ सीलिंग ऑफ एन एक्सिलरेटेड एलिवेटर। जैसे ही एक्सिलरेटेड एलिवेटर पढ़ा है, ये बॉक्स हमने पढ़ा है, यहां से ये समझ में आ गया कि भाई यहां पर तो ये नॉन इनर्शियल फ्रेम है। बोले ठीक है सर, हमें बताना है बेटा कि फाइंड एंगल दैट द स्ट्रिंग मेक्स विद द वर्टिकल। आप खुद सोचो, अगर मैंने यहां पे लेट से, ध्यान से समझना मेरी बात को, यहां पे बेटा हमने कोई एक पेंडुलम लिया, ठीक, लेट से इसको ऐसे टर्न कर दिया, ठीक है, ये इस तरीके से। और अब हमने क्या किया बेटा, है ना, मैं क्वेश्चन समझाते हुए चल रहा हूं, इसको आगे की तरफ एक्सेलरेट करा दिया, आगे की तरफ एक्सेलरेट करा दिया, कितने से करा दिया, लेट से ए से करवा दिया। तो जैसे ये ट्रक आगे जाएगा, ये तो अपन फील कर पा रहे कि ये पेंडुलम कहां जाना चाहिए, पीछे की तरफ। यानी ये जो पेंडुलम है बेटा, ये अब ऐसे ना दिख करके हमें कुछ ऐसे दिखना चाहिए। ये इसकी नई पोजीशन आनी चाहिए कि नहीं आनी चाहिए? बोले बिल्कुल आनी चाहिए सर। यानी ये मुझे कुछ ऐसा दिखाई देगा। जब ये मुझे कुछ ऐसा दिखाई देगा बेटा, तो ये क्या करेगा, ये मुझे वर्टिकल से कुछ एंगल बनाते हुए दिखाई देगा, कितना, थीटा। दिस थीटा इज एन अननोन फॉर अस, ये अपने को निकालना था। हमने कहा ठीक है, देखो कोशिश करते हैं, आराम से समझना। ये कार्ट एक्सेलरेट करिए और इसके अंदर कुछ रखा है, मतलब सूडो लगाया जा सकता है। बोले ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है, करेक्ट, लगा सकते हैं। यहां पर अगर मैं देखता हूं तो बेटा मैं सबसे पहले क्या करने की कोशिश करूंगा, सबसे पहले मैं इस पेंडुलम का फ्री बॉडी डायग्राम बनाने की कोशिश करूंगा। फ्री बॉडी डायग्राम, फ्री बॉडी डायग्राम बनाने की कोशिश करूंगा तो टी, ये जो स्ट्रिंग है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से ऊपर क्या लगेगा, टेंशन। इसके अलावा बेटा नीचे की तरफ क्या लगेगा, mg। इसके अलावा मैं ये सब कुछ किसके रेस्पेक्ट में कर रहा हूं, विद रेस्पेक्ट टू कार्ट, कार्ट बोल लो, एलिवेटर बोल लो, है ना, इसके रेस्पेक्ट पे। और इसके रेस्पेक्ट में ऐसे समझो बेटा कि अगर ये ए से आगे जा रहा है तो सूडो फोर्स कहां लगेगा, पीछे की तरफ लगेगा, यानी दिस साइड। तो वी नो दैट सूडो फोर्स इस तरफ लगेगा। कोई पूछता है सर कितना लगेगा, भाई मास ऑफ द बॉडी जिस पे लग रहा है वो मल्टीप्लाइड बाय एक्सेलरेशन ऑफ द फ्रेम, यानी जिसके रेस्पेक्ट में देख रहे हैं उसका एक्सेलरेशन। क्या बात समझ में आती है? बोले हाँ सर, इसमें तो कुछ मुश्किल है ही नहीं, mg लगी रहे, t लगी रहे, और इसके अलावा क्योंकि ये कार्ट आगे एक्सेलरेट हो रही है और इसके रेस्पेक्ट में देख रहे हैं, तो इस पेंडुलम पे सूडो फोर्स पीछे लगेगी। कितनी लगेगी, मास ऑफ पेंडुलम मल्टीप्लाइड बाय एक्सेलरेशन ऑफ द फ्रेम। एक्सेलरेशन ऑफ द फ्रेम कितना था, a था। बोले ठीक है सर, यहां तक समझ में आ गया। अब मैंने कहा देखो बेटा, अब मैं समझाता हूं। ये इफेक्टिवली अगर देखेंगे तो ये जाएगा तो इसी तरीके से ना। एंगल की अगर अपन बात करते हैं वर्टिकल से, समझना मेरी बात को, ये एंगल अगर थीटा है तो ये एंगल भी कितना आएगा, थीटा। मुझे ये थीटा ही निकालना था। हमने कहा टेन थीटा क्या परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है? बोले बिल्कुल होता है सर, कोई दिक्कत ही नहीं है। अगर टेन थीटा परपेंडिकुलर बाय बेस है तो इस ट्राइंगल का ये परपेंडिकुलर हो गया और ये बेस हो गया, करेक्ट। भाई ये ट्राइंगल अगर बनता है तो दिस इज परपेंडिकुलर, दिस इज बेस। परपेंडिकुलर मतलब ये वाला फोर्स विच इज व्हाट, ma। और बेटा बेस अपने पास कितना है, mg। यहां से डायरेक्टली कितना आ जाएगा, a/g। इसको एक स्टेप आगे लेके चलते हैं। सो थीटा कैन बी रिपोर्टेड एज tan इनवर्स a/g। दिस इज द आंसर ऑफ द क्वेश्चन। अंडरस्टूड माय पॉइंट बेटा? तो इस तरह से एक्सीलरेटेड फ्रेम के लिए सूडो फोर्स लगा के हम अच्छे क्वेश्चन को बहुत प्यार से आराम से कर सकते हैं, राइट। सो आई एम श्योर बेटा इतना बात समझ में आ गया होगा। अगर इसमें कोई दिक्कत नहीं है, एकदम क्रिस्टल क्लियर है, देन यू कैन मूव अहेड। फिर आप अपने क्लास को आगे लेके चल सकते हो और आने वाले 3 एग्जाम्पल को कोशिश करके खुद से ट्राई कर सकते हो। फिर हो जाएगा तो अच्छी बात, नहीं होगा तो फिर मेरे सोल्यूशन की हेल्प लेना,
राइट। सो कॉपी करो, अच्छे से समझो, और मैं अगले एग्जाम्पल पे चलता हूं बेटा। ऑल राइट, सो देखो अपने को बताना है बेटा, मैं पहले क्वेश्चन समझा देता हूं, देन यू कैन गिव इट अ ट्राई। फाइंड मिनिमम कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन फॉर द ब्लॉक टू अवॉइड स्लाइडिंग। मतलब बेटा ये जो ब्लॉक है ना, ये स्लाइड ना करे, इसके लिए कम से कम कितना कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन होना चाहिए। मैं डेटा बता देता हूं आपको। डेटा ये होगा बेटा, यहाँ पे इस ब्लॉक का मास है स्मॉल m, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो है वो है म्यू, और प्लस ये जो कार्ट है ये आगे की तरफ एक्सेलरेट कर रहा है विद एक्सेलरेशन a। करेक्ट। तो देखो एक्सेलरेटेड फ्रेम दिख गया, उसके ऊपर कुछ रखा हुआ है और उसको एनालाइज करना है, ठीक है। तो आप सूडो का इस्तेमाल कर सकते हो। अब आप चाहो तो क्लास यहाँ रोक लो, ट्राई कर लो, जब हो जाए तो आगे बढ़ जाना, ठीक है। मैं आगे बढ़ने जा रहा हूँ, ओके। अब देखो बेटा कहानी वहीं से शुरू होती है, फ्री बॉडी डायग्राम से। अगर इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं, अगेन किसके रेस्पेक्ट में बेटा, विद रेस्पेक्ट टू कार्ट, विद रेस्पेक्ट टू कार्ट बात करते हैं। तो अब आप खुद सोचो, जब ये कार्ट के रेस्पेक्ट में देखेंगे, कार्ट कहाँ जा रहा है बेटा, ए से आगे, तो सूडो फोर्स कहाँ लगना चाहिए, पीछे की तरफ। तो एक बात तो श्योर है कि पीछे की तरफ क्या लगेगा, सूडो फोर्स। कितनी लगेगी बेटा, मास ऑफ द ब्लॉक एंड एक्सेलरेशन ऑफ कार्ट। बोले ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे ही सूडो लगी बेटा इसके ऊपर, क्या ये ब्लॉक पीछे जाना चाहेगा? बोले हाँ सर, ये तो हम फील भी कर सकते हैं। अगर अपन किसी ट्रक पे खड़े हो जाए और ट्रक आगे जाएगा तो हम कहाँ जाएंगे, पीछे की तरफ, तो ये ब्लॉक इधर जाएगा। इसको रोकने के लिए बेटा, इसको रोकने के लिए इस पे जो फ्रिक्शन लगेगा वो कहाँ डेवलप होगा, आगे की तरफ। बोले बिल्कुल ठीक है सर। अब इसके अलावा अगर देखते हैं तो इसके अलावा हमें देखो दो फोर्सेस और दिखती हैं, और आपको शायद उनके बारे में मुझसे ज़्यादा पता होगा, नॉर्मल एंड mg। यानी यहाँ पर अगर देखते हैं तो वी कैन राइट दिस फोर्स एज mg एंड वी कैन राइट दिस फोर्स एज नॉर्मल। बोले ठीक है सर। अपन चाहते हैं अवॉइड स्लाइडिंग, हम चाहते हैं कि बेटा ये स्लाइडिंग ना करे। अगर स्लाइडिंग ना करे तो ये वाली फोर्स फ्रिक्शन से कम होनी चाहिए, क्योंकि ये पीछे खींच के स्लाइड करना चाहता है और फ्रिक्शन स्लाइडिंग रोकना चाहता है। तो ना स्लाइडिंग हो, इसलिए रोकने वाला फोर्स स्लाइड करने वाले फोर्स से क्या होना चाहिए, ज्यादा। बोले हाँ सर। यानी लिमिटिंग केस अगर देखते हैं बेटा, है ना, ध्यान देना मेरी बात पे। तो अगर अपन लिमिटिंग केस देखते हैं तो लिमिटिंग केस के अंदर एफ मैक्स जो है, ठीक है, वो किसके बराबर होना चाहिए, सूडो फोर्स। एफ मैक्स की अगर बात करते हैं तो दैट इज म्यू इंटू कितना, म्यू इंटू एन, विच कैन बी रिटन एज म्यू एम जी। क्योंकि बेटा यहाँ पे देखोगे तो जो नॉर्मल फोर्स है वो किसके बराबर है, एम जी के, और सूडो फोर्स अपने पास कितना है, एम ए। यहाँ से एम एन एम विल गेट कैंसल्ड आउट, एंड फ्रॉम हियर बेटा म्यू का वैल्यू कितना निकल के आएगा, ए बाय जी। यानी कम से कम बेटा इतना म्यू तो होना ही होना चाहिए। अगर ऐसा होगा तो फिर हम कह सकते हैं कि ये ब्लॉक इसके ऊपर स्लाइड नहीं करेगा। बोले ठीक है सर, बात समझ में आ गई। अब बेटा देखो, अगर आपका आंसर भी सही है तो वेल एंड गुड, नहीं भी है तो सीख लो कैसे करना है। कहाँ पे लगाना है सूडो फोर्स, जब कार्ट एक्सेलरेट करे और उसके ऊपर कुछ रखा हो। बोले ठीक है सर, एकदम परफेक्टली समझ में आ गया, बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप एक बार हम कॉपी कर लें इसको, तो अब आप कॉपी कर लो, समझ लो, एक बार और दिमाग लगा लो। वंस इट इज डन एंड यू आर थॉरो विद द कॉन्सेप्ट, फिर बेटा अगला एग्जाम्पल उठाना है और खुद से ट्राई करके सही करने की कोशिश करनी है, ठीक है। चलो पॉज करो, कॉपी करो, समझो, फिर आगे बढ़ो। मैं आगे बढ़ता हूं। ऑल राइट बेटा, जो अगला एग्जाम्पल है मैं पहले आपको क्वेश्चन समझा देता हूं, फिर आप सोल्यूशन ट्राई करना, राइट। तो देखो इसके अंदर भी बेटा अगर अपन देखते हैं तो हमें ये गिवन है कि ये जो कार्ट है ये एक्सेलरेट कर रहा है आगे की तरफ, ठीक है, आगे की तरफ एक्सेलरेट कर रहा है। एक्सेलरेट कर रहा है, कितने से कर रहा है वो बता देता हूं आपको। यहाँ एक्सेलरेशन कितना है बेटा, ए मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और यहाँ पे एक ब्लॉक लगा दिया इसके आगे, करेक्ट। अगर मान लो ये एक्सेलरेट नहीं करता तो नीचे फिसल जाता, पर ये इतना तेज जा रहा है कि ये वाला ब्लॉक इसके रिस्पेक्ट में स्टेशनरी रह पा रहा है, और इसको संभालने के लिए जो कोफिशिएंट यूज हो रहा है फ्रिक्शन का वो कितना है, म्यू। इसकी मिनिमम वैल्यू बतानी है कि ये फिसले ना। बोले ठीक है सर। अब आप एक काम करो, हम पहले ट्राई कर लेते हैं फिर डिस्कस करेंगे। मैंने कहा ठीक है, आप पॉज करो, ट्राई करो, मैं आगे बढ़ता हूँ, ठीक। तो देखो बेटा कहानी वहीं से शुरू होती है। अगेन विल हैव टू मेक द फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ दिस ब्लॉक। अगर मैं फ्री बॉडी डायग्राम बनाता हूं तो आई गेस आपको आइडिया होगा कि इसका mg नीचे जाएगा, ठीक। इसके अलावा नॉर्मल फोर्स यहां जाएगा। इन दो फोर्स में तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए। इसके अलावा बेटा देखो एक्सेलरेशन कार्ट का आगे है तो इसके ऊपर सूडो फोर्स कहां जाएगा, पीछे की तरफ,
करेक्ट। यानी सबसे पहले एम जी कहाँ लगा, नीचे। मैं लिखता भी जाता हूँ ताकि तुमको थोड़ा क्लैरिटी आ जाए। भाई यहाँ पर एम जी कहाँ लगा, नीचे। नॉर्मल फोर्स कहाँ लगता है, जो भी कॉमन सरफेस होती है बेटा उसके परपेंडिकुलर। प्लस काट आगे जा रही है तो सूडो फोर्स कहाँ लगना चाहिए, पीछे। कितना लगता है, m इंटू ए। इसके अलावा ये ब्लॉक अगर नीचे फिसलने की कोशिश कर रहा है, काट के सरफेस से नीचे जा रहा है, तो इसको रोकने के लिए बेटा यहाँ पे फ्रिक्शन कहाँ जनरेट होगा, ऊपर जनरेट होगा। करेक्ट। अब अगेन वापस इक्विलिब्रियम वाली कंडीशन लगा दें तो हम फिर से कह सकते हैं कि भाई यहाँ पे जो फ्रिक्शन है वो म्यू इंटू एन होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे एन एम जी नहीं है बेटा, यहाँ पे नॉर्मल किसके बराबर होगा, एम ए के बराबर होगा। सो हियर वी कैन राइट एफ इज इक्वल टू म्यू इंटू एम ए। अपार्ट फ्रॉम दिस अगर देखें बेटा, ये जो फ्रिक्शन है ये और किसको बैलेंस करना चाहिए, एम जी को बैलेंस करना चाहिए। सो फ्रॉम हियर वी कैन राइट दिस एफ इक्वल टू एम जी एज वेल, राइट। यहाँ से हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं कि एफ का वैल्यू तो ये भी है, तो यहाँ से लिख देते हैं म्यू एम ए। यहाँ से बेटा अगेन एम से एम कैंसिल एंड म्यू का वैल्यू कितना आ जाएगा, जी बाय ए। अगर आपने ध्यान दिया हो तो पिछले क्वेश्चन के अंदर जी बाय ए की जगह ए बाय जी था, अभी कितना है, जी बाय। सिमिलर है, राइट। सो दिस इज हाउ वी कैन डू इट। बहुत सिंपल है। नॉर्मल लगाया, नीचे एम जी लगाया, सूडो फोर्स एक्सेलरेशन के ऑपोजिट लगाया, एक्सेलरेशन ऑफ कार्ड के ऑपोजिट, और प्लस नीचे जाना चाहता है तो रोकने के लिए फ्रिक्शन ऊपर लगा दिया। उसके बाद फोर्सेस को क्या किया बेटा, बैलेंस, क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू कार्ड यानी सूडो फोर्स लगाने के बाद ये कहाँ पे रहना चाहिए था, ये रेस्ट पे रहना चाहिए था। तो विद रिस्पेक्ट टू कार्ड स्लाइड नहीं कर रहा तो फोर्सेस बैलेंस कर देंगे। बोले ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है, 1% भी दिक्कत नहीं है। उनका बहुत बढ़िया। अगर ये बिल्कुल परफेक्टली समझ में आ गया बेटा तो एक और एग्जाम्पल जो काफ़ी अच्छा एग्जाम्पल है, काफ़ी कॉमनली पूछा जाता है, उसको और देखते हैं। ठीक है। सो फर्स्ट यू कॉपीड एवरीथिंग प्रॉपरली, समझो, एंड वंस यू आर डन फिर आगे बढ़ना अगले एग्जाम्पल पे। चलो मैं बढ़ता हूं बेटा। देखो इस एग्जाम्पल में क्या बोला गया बेटा कि एक ब्लॉक को प्लेस कर दिया गया ऑन अ स्मूथ इंक्लाइन प्लेन। देखो बात पे ध्यान दो बेटा, है ना। यहां पर जो इंक्लाइन प्लेन है वो कैसा है, स्मूथ, परफेक्टली स्मूथ, राइट। ये है परफेक्टली स्मूथ। कह रहे फाइंड मिनिमम एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक टू रिमेन स्टेशनरी विद रेस्पेक्ट टू प्लेन। यानी इस इंक्लाइंड पे अगर देखें तो इंक्लाइंड पे ये ब्लॉक स्लाइड ना करे, उसके लिए कम से कम इसका कितना एक्सेलरेशन होना चाहिए। डायरेक्शन में बताता हूँ, यानी अगर यहां से देखते हैं तो हमें बेटा इसका एक्सेलरेशन बताना है इस तरफ, करेक्ट। यानी ये ए की वैल्यू बतानी है जिसकी वजह से ये स्मॉल एम मास का जो ब्लॉक है ये इसके ऊपर स्लाइड ना करे। वरना सोचो ना, अगर ये एक्सेलरेशन नहीं होता ये फट से नीचे स्लाइड कर जाता। हम खुद कह रहे हैं कि अब की बार हम इस पूरे सिस्टम को उठ के ऐसे खींच रहे हैं, तो इस वेज को ऐसे खींचोगे तो इसकी टेंडेंसी होगी ना हल्की ऊपर जाने की, इस वजह से ये स्लाइड नहीं करेगा। अपने को वही ए बताना है कि ये स्लाइड ना करे। बोले ठीक है सर। अब आप एक काम करो, अगर ट्राई करना है पॉज करो, ट्राई करो, वंस यू आर डन फिर आप सोल्यूशन देख लेना। ठीक है, मैं आगे बढ़ता हूँ। तो मेरे हिसाब से बेटा कहानी वहीं शुरू होती है कि अगर अपने पास कोई भी केस है, कोई भी केस हो, हम ये देख रहे हैं कि नीचे वाली बॉडी अगर एक्सेलरेटेड है और उसके रेस्पेक्ट में देखना है तो सूडो फोर्स की हेल्प लेनी पड़ती है। बोले हाँ सर। यानी अगर मैं इसका डायग्राम बनाता हूँ बेटा, ध्यान से समझना, तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ कि भाई अगर फोर्सेस ही बनाए तो एक तो अपने को पता है कि नीचे की तरफ क्या लगेगा, एम जी साइन थीटा। एक अपने को पता है इधर क्या लगेगा, एम जी कॉस थीटा। इसके अलावा नॉर्मल की अगर बात करें, नॉर्मल यहाँ लग जाएगा, करेक्ट। इसके अलावा बेटा ये वेज आगे एक्सेलरेटेड है तो सूडो फोर्स कहाँ लग जाएगा, पीछे की तरफ। मैं एक एक करके नाम लिख देता हूँ सारी फोर्सेस के, ध्यान से सुनना। यहाँ पे आएगा बेटा एम जी साइन थीटा, यहाँ पर आएगा बेटा एम, इसको कलर चेंज करके लिख लेते हैं, एम जी कॉस थीटा। इसके अलावा बेटा यहाँ पर अपने पास आ जाएगा नॉर्मल और यहाँ पे अपने पास आ जाएगा सूडो फोर्स। ये एंगल जो हमारे पास होगा बेटा वेज का, ये एंगल हमें दे रखा होगा थीटा, ये एंगल थीटा दे रखा है। बोले ठीक है सर, ये थीटा है तो बेटा ये वाला एंगल भी कितना आएगा, थीटा। इतनी बात समझ में आ गई। ये तो पढ़ा हुआ है अपना कि भाई ठीक है, एम जी साइन थीटा, एम जी कॉस थीटा, एम ए नॉर्मल, करेक्ट। ये जो एम ए है बेटा, एम ए, इसके भी तो कंपोनेंट ले सकते हैं। जैसे एम जी के कंपोनेंट लिए तो ये दो आ गए थे, बिल्कुल ऐसे ही एम ए के भी कंपोनेंट ले सकते हैं। तो एक बार वो दो कंपोनेंट भी देखते हैं। ठीक है, इसको अलग कलर से ले लेते हैं। एम ए का एक कंपोनेंट तो बेटा इधर आएगा और एक कंपोनेंट एम ए का इधर आएगा।
वैल्यू अगर लिखना चाहें तो देखो थीटा की तरफ जाते हैं तो ये आएगा एम ए कॉस थीटा, और बेटा ये वाला आएगा एम ए साइन थीटा। बोले ठीक है सर, यहाँ तक तो फ्री बॉडी डायग्राम समझ में आ गया, इनका बहुत बढ़िया। अब देखो हमारा काम क्या था, हम चाहते थे कि ये ब्लॉक इस पर स्लाइड ना करे, किसके रेस्पेक्ट में, विद रेस्पेक्ट टू। हमने वैसे भी सारी कहानी बेटा कैसे रखी है, विद रेस्पेक्ट टू वेज ही रखी है, करेक्ट। स्लाइड नहीं करे तो जितनी फोर्स से नीचे जा रहा है बेटा उतनी फोर्स से कहाँ चला जाए, ऊपर चला जाए। फ्रिक्शन तो है नहीं इसमें, यानी कि जो mg साइन थीटा है वो इसे नीचे की तरफ खींच रहा है, और इसको रोकने के लिए ऊपर क्या लग रहा है, एम ए कॉस थीटा। यहां से बेटा m से m क्या हो जाएगा, कैंसिल, एंड फ्रॉम हियर यू विल गेट a इक्वल टू g tan थीटा, एंड दिस इज द आंसर। यानी अगर आपने इस वेज को पकड़ के बेटा g tan थीटा से खींचा तो ये ब्लॉक इसके रिस्पेक्ट में कहाँ पे रहेगा, रेस्ट में। देयर विल बी नो रिलेटिव मोशन। इवन इसी क्वेश्चन को फ्रेम करने का एक और तरीका है, आपसे ये भी बोल सकता है कि कम से कम एक्सेलरेशन बताओ वेज का कि इन दोनों के बीच में, इस ब्लॉक और वेज के बीच में फ्रिक्शन ना लगे। तो फ्रिक्शन ना लगने के लिए रिलेटिव मोशन नहीं होना चाहिए। अगर ये दोनों फोर्स एक दूसरे को कैंसिल कर देती है, नो रिलेटिव मोशन नो फ्रिक्शन, दैट इज द सेम। अंडरस्टूड? बोले यस सर। तो बेटा आई होप ये क्वेश्चन आपको एकदम परफेक्टली क्लियर हो गया होगा, है ना। मैं एक बार और थोड़ी सी आपकी हेल्प कर देता हूँ फ्री बॉडी डायग्राम में। देखो ये बेटा हमने बनाया था एम ए, मैं क्लियर करके बता देता हूँ तुमको, है ना। ये अपने पास कितना था, सूडो फोर्स। ये वाला जो पार्ट है बेटा एम ए साइन थीटा एंड एम जी कॉस थीटा। आई गेस ये तो काफ़ी बार यूज़ कर चुके हैं, तो इसलिए अच्छे से याद भी होगा कि वेज के परपेंडिकुलर और वेज के अलॉन्ग क्या क्या आता है। ये नॉर्मल अपने को पता ही है बेटा, ठीक। इसके अलावा ये एम ए के कंपोनेंट लिए हैं, तो ये बन गया एम ए। इसको भी क्लीन करके लिख देते हैं साफ साफ, ठीक है। फॉन्ट थोड़ा सा थिक कर देता हूँ ताकि आपको ध्यान में रहे। तो एम ए कॉस थीटा, जब भी थीटा बन रहा है ना, देखो ये वाला एंगल कितना है, थीटा। तो थीटा की तरफ जाते तो कॉस और दूर जाते तो साइन, करेक्ट, इस तरीके से। और ये जो है यहाँ पे बना देते हैं एम ए साइन थीटा, ठीक है, लाइक दिस। अब बस इस फोर्स को इससे बैलेंस कर ले। इसी क्वेश्चन में अगर पूछ लेते ना कि कितना नॉर्मल अप्लाई हो रहा है, तो नॉर्मल वुड हैव बीन इक्वल टू एम जी कॉस थीटा प्लस एम ए साइन थीटा। क्लियर? सो बेटा दिस इज हाउ क्वेश्चंस कैन बी आस्क्ड, यानी कि इस तरह के क्वेश्चन काफ़ी पूछे जा सकते हैं, जहाँ पे आपको एक कार्ड दे दे, वेज दे दे, ट्रक दे दे, उसे एक्सेलरेट करा दे, उसके ऊपर ब्लॉक रख दे। तो जब भी इस तरह की क्वेश्चन की फ्रेमिंग हो, समझ जाना हमको जो एक्सेलरेटेड बॉडी है उसके रेस्पेक्ट में फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है। उसके लिए हमें सूडो फोर्स का इस्तेमाल करना है, और सूडो फोर्स हमेशा एक्सेलरेशन ऑफ फ्रेम के ऑपोजिट डायरेक्शन में लगती है। वंस यू ड्रॉ द फ्री बॉडी डायग्राम, फिर तो नॉर्मल जो एनएलएम का क्वेश्चन है बेटा बिल्कुल वैसे ही करना है, कुछ स्पेशल मैजिक लगाने की जरूरत नहीं है, राइट। सो आई एम श्योर बेटा सूडो फोर्स वाला पार्ट क्लियर हो गया होगा। वंस यू आर डन, इसको कॉपी कर लो, अच्छे से समझ लो, प्रैक्टिस फ्यू मोर क्वेश्चंस फ्रॉम योर बुक्स एंड द मॉड्यूल्स, एंड वंस यू आर डन, आई गेस एनएलएम का ये वाला पार्ट पूरा कंप्लीट है अपार्ट फ्रॉम सर्कुलर मोशन, right? So with this I end up the chapter and I'll meet you again in the next class. Meanwhile, take care, study hard. Thank you so much beta.